हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। सो 12th क्लास में आपके लिए लेके आई हूँ अकाउंट्स की एक और नई वीडियो। अकाउंट्स में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर। जिसके अंदर हमने इशू ऑफ डिबेंचर चैप्टर टॉपिक कवर अप किया था। एनसीईआरटी की बुक में ये अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर है, जिसमें इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एक ही साथ पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड किया हुआ है। अदर बुक है जिन बच्चों के पास ये अलग अलग चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा, खाली हम कंसेप्ट को देखेंगे, थ्योरी पोर्शन को पढ़ेंगे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का, और मेथड ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर पढ़ेंगे। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर होता क्या है? आपसे रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों ने साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बात करें रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर की। रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट करना। जितनी भी ड्यू अमाउंट थी से डिबेंचर होल्डर की, उसका रीपेमेंट करना रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कहलाता है। रिडम्पशन कभी भी डिस्काउंट पे नहीं होता। जो रीपेमेंट होती है वो कभी भी डिस्काउंट पे नहीं होगी, या तो एट पार पे होगी या एट प्रीमियम पे होगी। ये आपको याद रखना है, कई बार यहां से 1 मार्क्स क्वेश्चन बनता है अच्छा सा। ठीक है, डेफिनेशन की अगर बात करें, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स मींस रिपेमेंट ऑफ ड्यू अमाउंट ऑफ डिवेंचर होल्डर्स। इट मे बी एट पार और एट प्रीमियम। अब ये रिडम्पशन रिपेमेंट कब होगी? या तो क्या होगी, एट मैच्योरिटी टाइम। जिस टाइम पर डिवेंचर्स को इश्यू किया था उसी टाइम पर मैच्योरिटी डेट यहाँ पर डिटरमाइन की जाती है। मीन्स हम बात करें कि अगर मैच्योरिटी डेट इन्होंने डिसाइड कर दिया कि आपको 31 मार्च तक रिपेमेंट करनी है, या तो 31 मार्च को। कई बार क्या होता है कि जो डिबेंचर्स होल्डर वो बिफोर मैच्योरिटी टाइम भी क्या कर लेते हैं, रिपेमेंट कर देते हैं। ये जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उसकी जितनी भी टर्म्स होती हैं इशू की टाइम पर जो मेंशन की गई थी, प्रोस्पेक्टस जब अलाउ किया था उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा, मैच्योरिटी पीरियड से पहले। ठीक है, क्लियर है? देन उसके बाद आता है मेथड ऑफ रिडम्पशन। किस किस मेथड से कर सकते हैं? फर्स्ट होगा पेमेंट इन लमसम मेथड। पेमेंट इन लमसम मेथड में कि एक्सपायरी डेट, जो स्पेसिफिक पीरियड था उसकी एक्सपायरी डेट पर पूरी की पूरी पेमेंट रीपे करना। व्हेन रिडम्पशन इज मेड at the expiry of specific period as per term of issue, वो क्या होता है, लमसम। पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है? देखो, रिडम्पशन बाय ड्रॉन ऑफ लोड्स, ये भी इसी के अंदर आता है। या तो क्या किया जाएगा, पेमेंट हमने इंस्टॉलमेंट में कर ली मैच्योरिटी टाइम से पहले, बिफोर मैच्योरिटी टाइम, एक एक इंस्टॉलमेंट की मान लो कि यहाँ पर 1000 डिबेंचर्स की रीपेमेंट कभी कर दी, 1000 की कभी कर दी। इस इंस्टॉलमेंट में थोड़ी थोड़ी करके हर मंथ पेमेंट करना, वो पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट होता है। अब रिडम्पशन बाय ड्रॉ ऑफ लोड्स, इसमें क्या होता है कि एक सर्टन प्रोपोर्शन किसका, डिबेंचर्स का रिडीम कर दिया जाता है, या तो हर साल या हम कह सकते हैं हर मंथ, कोई भी जो स्पेसिफिक टर्म्स के अकॉर्डिंग टाइम पीरियड लिखा था उसमें। विच रिपेमेंट इज बाय मेड सिलेक्टेड बाय ड्रॉ आ लोड्स। जो इंस्टॉलमेंट में पे की जाती है वो लोड्स में भी ड्रॉ भी डाला जाता है उसके लिए, कि इतनी अमाउंट की पेमेंट आपको एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड के बाद कंटिन्यूसली करनी है। देन उसके बाद थर्ड मेथड आता है परचेज इन ओपन मार्केट। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग जितनी भी कंपनी अथॉरिटीज होती हैं, जो डिबेंचर्स जो खरीदे थे, और जो डिबेंचर खरीदे थे वो कहाँ से भी, या तो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट से, या हम कह सकते हैं किसी भी ओपन मार्केट से, कोई भी स्टॉक एक्सचेंज हो सकता है या कोई भी इंस्टीट्यूट हो सकता है, वहां से परचेज करना। अब पेमेंट भी उनकी किन को की जाएगी, वहीं पे की जाएगी रिपेमेंट। ठीक है, कि हमने कोई भी स्टॉक मार्केट खरीद लिया, वो उनको पेमेंट कर दिया। फिर फोर्थ आता है, जो यहाँ पर वही गलती से प्रिंट होके नहीं आया है, कन्वर्जन इनटू शेयर और न्यू डिबेंचर। अब जो रिपेमेंट होगी ना, यहाँ पर रिपेमेंट जो की जाएगी वो किस, या तो एज ए शेयर इशू कर दिए जाएंगे उसको, इशू ऑफ शेयर, या क्या कर दिया जाएगा उसको,
न्यू डिवेंचर अलॉट कर दिए जाएंगे, या तो न्यू डिवेंचर्स के रूप में उसको पेमेंट कर दी जाएगी। क्लियर है? ये 4 मेथड होते हैं। यहां पर एडवांटेजेस दी गई है किसकी? ओपन मार्केट, जब रिडीम किया जाता है डिबेंचर्स को ओपन मार्केट में, यहां इसकी कुछ एडवांटेजेस दी जाती है। ये कहा गया है कि व्हेन मार्केट प्राइस ऑफ ओन डिबेंचर इज लो देन द रिडीमेबल वैल्यू इज लेस देन द अमाउंट पेबल ऑन मैच्योरिटी। कि एक फायदा ये होगा, अगर आपके खुद के डिबेंचर्स का मार्केट प्राइस कम है तो उस टाइम पर जो रिडीमेबल वैल्यू है, जो मैच्योरिटी टाइम पर आपको पे करनी थी, वो कम पे करनी होगी। मान लो आपको पे करनी थी 1 लाख, सो अब आपको मान लो 95,000 पे करनी है। ठीक है? डिक्रीज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल टू आउटसाइडर, यहां पर जो इंटरेस्ट अमाउंट थी वो कम हो जाएगी आउटसाइडर के लिए, जितना इंटरेस्ट पे करना था ना वो अमाउंट कम हो जाएगी आउटसाइडर के लिए। If term of issue is provided that debenture are to be redeemed at premium such as premium can be reduced, मान लो कि आपने रिडीम करना था, रिपेमेंट करनी थी प्रीमियम पे, सो यहाँ पर जो ओपन मार्केट या किसी भी शेयर मार्केट से, स्टॉक मार्केट से अगर आपने डिबेंचर्स का रिपेमेंट करना है तो वहां पर जो प्रीमियम अमाउंट, ज्यादा अमाउंट पे करनी थी वो घट जाएगी। ठीक है? अब उसके बाद आता है सम टाइम कंपनी कैन परचेज द डिबेंचर एट मोर देन द रिडीमेबल वैल्यू ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। कई बार ना, पर ये नहीं कि कम, कई बार क्या होता है जितने में परचेज किए थे डिबेंचर उससे भी ज्यादा पे करनी पड़ सकती है आपको। किस लिए? ताकि सोल्वेंसी रेशियो को मेंटेन किया जाए। दूसरा, यूटिलाइज द सरप्लस मनी और फंड विच आर लेइंग आइडल विद द कंपनी। भाई जो कंपनी के आइडल थे ना, जो मान लो कि रिपेमेंट सरप्लस मनी से करनी है या कोई भी सरप्लस फंड थे उनसे करनी है, तो उनको यूटिलाइज करने के लिए ज्यादा अमाउंट भी पे करनी पड़ सकती है। ठीक है? When the rate of interest on debenture is more than the current market rate of interest on debenture is in the industry, जो इंटरेस्ट रेट होती है वो ज्यादा होती है जो करंट मार्केट रेट होती है उससे। ठीक है? डिबेंचर्स की इंडस्ट्री के अंदर। ओके, सो अब बात कर लेते हैं हम कुछ सोर्सेज की, कि किन किन सोर्स के द्वारा डिबेंचर्स को रिडीम किया जा सकता है। फर्स्ट हमने जो कन्वर्जन पढ़ा था ना, कन्वर्जन ही ये सोर्स माने जाते हैं। या तो क्या किया जाएगा, फ्रेश शेयर्स कैपिटल को इश्यू कर दिया जाए या न्यू डिबेंचर्स होल्डर बना दिए जाए। मींस क्या किया जाए, न्यू डिबेंचर इश्यू किया जाए। या रिडेम्पशन कहां से किया जाएगा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से, या कह सकते हैं किसी भी फिक्स्ड असेट को सेल करके। ठीक है? या कंपनी क्या करेगी, सरप्लस जितने भी फंड थे उनमें से परचेज कर लेगी डिबेंचर्स को और उनको उनसे फिर वो रिपेमेंट कर देगी। ये कुछ सोर्स होते हैं। जो फोर्थ मेथड था ना वो इसी के अंदर आता है। सो हम सेम कह सकते हैं, दोनों एक जैसे हैं। ओके ओके, सो अब बात करते हैं DRR की। DRR भाई डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। हमेशा याद रखना कि जो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व DRR तैयार किया जाता है वो जितना भी डिविडेंड के लिए प्रॉफिट है उसमें से तैयार किया जाएगा और इसको खाली रिडम्पशन के लिए ही यूज किया जाएगा, अदर पर्पज के लिए यूज नहीं किया जाएगा। बात करें कि सेक्शन कौन सा होगा, सेक्शन 31 सब सेक्शन 4 होगा कंपनी एक्ट 2013 का, जहां से DRR को कैरिएट किया जाएगा, बनाया जाएगा। रूल 18 सब रूल 7 ऑफ कंपनी शेयर एंड कैपिटल डिवेंचर रूल 2014 रिक्वायर द फॉलोइंग कंपनी टू कैरी DRR ऑफ एन अमाउंट इक्वल टू द 25% ऑफ द वैल्यू ऑफ डिवेंचर। भाई जितनी डिवेंचर्स की वैल्यू है ना उसका 25% ही DRR तैयार किया जाएगा, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है? अब कौन कौन सी कंपनी कर सकती है, जो कोई भी NBFC कंपनीज, कोई भी कंपनी है NBF, वो किससे रजिस्टर्ड हो, RBI से, वो कर सकती है DRR तैयार। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट अदर देन द इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट रेगुलेटेड बाय RBI, कोई भी RBI को छोड़ के जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है वो DRR तैयार कर सकती है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी रजिस्टर्ड विद
National Housing Bank NHB DRR is required for publicly 3 class of company not for private place। कि भाई यहाँ पर जो कंपनी होती है, गवर्नमेंट कंपनी होती है, वो 3 क्लास जितनी भी होती है, 3rd क्लास जो कंपनी होती है पब्लिकली, वो डीआरआर तैयार कर सकती हैं, उनको डीआरआर तैयार करने की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन प्राइवेट प्लेस के लिए नहीं। Any other company which are listed or unlisted DRR to be carried for both public and private places debentures। भाई इसके अलावा जितनी भी पब्लिक या प्राइवेट कंपनी होती है जो डिबेंचर इश्यू करती है, वो भी डीआरआर तैयार कर सकती हैं। क्लियर है? एग्जम्पशन क्या क्या हो जाएंगी टू कैरी डीआरआर? ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट रेगुलेटेड बाय आरबीआई बैंकिंग कंपनी। ठीक है, ये एग्जम्प्ट होती हैं क्या? डीआरआर कैरिएट करने के लिए। नोट क्या किया जाएगा यहाँ पर? इट इज अज्यूम दैट कंपनी हैज इन्वेस्टेड 15% ऑफ रिडीमेबल अमाउंट ऑन अप्रैल 30 इन कैश एट इट एज पर कंपनी एक्ट 2013। कब ये कैश में कर सकते हैं? जब उसने 15% रिडीमेबल 30 तारीख को अगर उसने 15% दिया है, सो इट इज अज्यूम दैट कंपनी हैज कैरिएटेड डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व डीआरआर at the rate 25% of redeemable debenture and transfer it journal reserve after redemption of the all debenture। मान लो उसने पे कितना करना था? 15%। है उसके पास कितना? 25%। सो जो 10% बचेगा उसको वो 10% को जर्नल रिजर्व के अंदर वो ट्रांसफर कर सकती है रिडम्पशन करने के बाद। ठीक है, ये कुछ अजम्पशन थी जो आपको याद रखनी चाहिए जब आप डीआरआर कैरिएट करेंगे कोई भी कंपनी तो। क्लियर है? सो मेरे ख्याल से थ्योरी पोर्शन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे जिससे जितने भी कंसेप्ट हमने किए हैं वो हमें समझ आ जाए। जर्नल एंट्रीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो एक बार कंसेप्ट समझ लो उसके बाद तो फिर इजी हो जाते हैं हमारे न्यूमेरिकल लगाने भी। वैसे ये जो चैप्टर है हमारे, ये न्यूमेरिकल इश्यू ऑफ डिवेंचर एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर दोनों के दोनों, और इश्यू ऑफ शेयर एंड रिडम्पशन ऑफ शेयर, ये सारे के सारे चैप्टर जो थ्योरेटिकल पोर्शन से न्यूमेरिकल पोर्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, न्यूमेरिकल यहाँ से ज्यादा आते हैं बजाय थ्योरेटिकल के। 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में हम कह सकते हैं यहाँ से न्यूमेरिकल बन सकते हैं। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो में कोई भी डाउट लगे आपको जिस भी टॉपिक में, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दे। साथ ही साथ कमेंट करके बताए वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।